हेलो डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी BL त्रिवेदी। आज हम इस बार यूपीएससी प्री के लिए इम्पोर्टेंट 4 स्कीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहली योजना आयुष्मान भारत योजना है, दूसरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है और तीसरी आत्मनिर्भर भारत अभियान और चौथी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम है। और इसी में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो भी थी उनके क्राइटेरिया में चेंजेस किया गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये चारों स्कीम ऐसी है जिसमें मुझे लगता है कि 101% एक न एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो यहां से आपको आज के लेक्चर से एक प्रश्न अवश्य मिलेगा, इतना मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है, इतना मुझे लगता है, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में इनमें से चारों पर सरकार ने काम किया है और ये चारों योजनाएं लाई गई है। आयुष्मान हालांकि पुरानी है, 2018 में झारखंड के रांची से शुरू हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो आयुष्मान भारत योजना का लॉकडाउन के चक्कर में बहुत अधिक उपयोग किया गया है गरीबों और मजदूरों के द्वारा। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम इन चारों योजनाओं को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहली हम पढ़ेंगे आयुष्मान भारत योजना। इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी आम बोलचाल की भाषा में लोग पहचानते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार का यह कहना है कि इससे 10 करोड़ जरूरतमंद परिवारों को हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज मिलेगी और 5 लाख रुपए का इसमें गरीबों को, बीपीएल फैमिलीज को बीमा प्रदान किया गया है। यानी 10 करोड़ परिवारों को भारत सरकार का यह कहना है कि प्रति परिवार 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा इलाज प्रदान किया गया है आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत। अब ये इलाज आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं और आप चाहें तो सरकारी हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं, और ये केसलेस इलाज होगा, यानी केसलेस इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया को भी इसमें बढ़ावा दिया गया है। अब इसमें अगर बात करें 10 करोड़ की, कि 10 करोड़ परिवार को फायदा होगा, यहां आप देख सकते हैं तो एक परिवार में 5 लोगों को माना गया है। तो 10 करोड़ इंटू 5, तो भारत सरकार कह रही है कि 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा। नेक्स्ट, 10 करोड़ गरीब जरूरतमंद परिवार लाभान्वित होंगे, हम बात कर चुके हैं। प्राइवेट और सरकारी किसी भी हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है, ये भी हम बात कर चुके हैं। और 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज संभव है, ये भी हम बात कर चुके हैं। 50 करोड़ लोगों को फायदा होगा, तो 10 करोड़ परिवार हैं और उसमें 5 फैमिली मेंबर एक परिवार में देखें तो 50 करोड़ लोगों को सीधा फायदा यहां से पहुंच रहा है। सरकार का यह भी दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है। कौन सी? आयुष्मान भारत योजना। तो इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ के नाम से भी जानी जाती है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानी जाती है। इसका जो सेकंड सेगमेंट है वो PMJ या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में जाना जाता है। और आम बोलचाल की भाषा में PMJ और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है, लेकिन भारत सरकार ने इसे आयुष्मान भारत के रूप में पेश किया था। अब ये आयुष्मान भारत योजना क्या है, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों हम लोग। तो ये जो आयुष्मान भारत योजना आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम है। यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम का मतलब होता है कि भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 लाई गई थी, उसके आधार पर सरकार देश के जितने भी गरीब और पिछड़े हुए वर्ग और लोग हैं उन तक हेल्थ फैसिलिटीज पहुंचाना चाहती है। और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा इस योजना के, यानी आयुष्मान भारत योजना के 2 घटक तय किए गए हैं। पहला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र, यानी आप कह सकते हैं जो छोटे हॉस्पिटल्स गांवों में आप देखते हैं सरकारी, उनकी स्थापना की जाएगी और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा जाएगा। डॉक्टर कम है तो वहां डॉक्टर भेजे जाएंगे, और अगर वहां पे बेड की व्यवस्था नहीं है तो बेड की व्यवस्था की जाएगी। कोशिश रहेगी सरकार की कि ICU जैसी फैसिलिटीज भी वहां उपलब्ध करवाई जाए, जिसका अभी लॉकडाउन और कोरोना काल में बहुत अधिक महत्व देखा गया है। दूसरा घटक जो आयुष्मान भारत योजना का है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के अलावा, वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये ज्यादा फेमस हुई है आम लोगों में, सेकंड वाली आम लोगों में इसका फैलाव ज्यादा हुआ है और ज्यादा फेमस हुई है दूसरी वाली स्कीम जो इसकी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यानी आयुष्मान भारत योजना को 2 भागों में बांट लीजिए, एक है स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र,
जो आपके हॉस्पिटल और उसमें मिलने वाली सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, और दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके अंतर्गत आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाती है और हॉस्पिटल में इलाज की फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट, अब भारत सरकार ये भी कह रही है कि इससे देश की 40% जनसंख्या लगभग जो है वो फायदे में आएगी। तो बिल्कुल सही है, लगभग 130 करोड़ लोग हम हैं और 10 करोड़ परिवारों को फायदा पहुंचेगा, 50 करोड़ लोग उसमें शामिल हो जाएंगे, प्रति परिवार 5 लोगों को गिना जाए तो आराम से 40% जनसंख्या को हमारे देश में आयुष्मान भारत योजना से फायदा पहुंच जाएगा। बस ये देखना होगा कि इसमें कोई करप्शन ना हो, कोई लीकेज ना हो, और जिन लोगों को योजना की वास्तविक आवश्यकता है उन लोगों तक ये पहुंच जाए, ये देखना बहुत जरूरी है। ऐसे ना हो कि आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाएं चल रही है देश में और उसके बावजूद जब 2020 में लॉकडाउन होता है और मजदूर चल के आते हैं तो बीच में कई मजदूर बिना हेल्थ सुविधा के मर जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। अब मैं कह रहा था कि आयुष्मान भारत योजना के 2 घटक हैं। तो पहला घटक है स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र। अब इसमें भारत सरकार के द्वारा जब 2018 में रांची झारखंड से इस योजना को शुरू किया गया था तो सरकार का यह कहना था कि पूरे देश में लगभग 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र नए बनवाए जाएंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पुनरुद्धार किया जाएगा और वहां पे आवश्यक सेवाएं, दवाएं निःशुल्क रूप से भेजने और पहुंचाने की सुविधा दी जाएगी। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र पर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोकने का भी कार्य किया जाएगा और बाल स्वास्थ्य सेवाएं जैसे वैक्सीनेशन इत्यादि की सुविधाएं दी जाएगी, प्रेगनेंसी की सुविधाएं दी जाएगी गांवों में, ताकि गांव के लोगों को हर छोटी मोटी बीमारी के लिए, वायरल फीवर के लिए शहर की ओर न भागना पड़े, प्रेगनेंसी के लिए शहर की ओर न भागना पड़े और भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये भारत के गांवों को प्रमुख रूप से केंद्रित करके रखी जाएगी, क्योंकि शहरों में तो आप देखेंगे कि वैसे ही लोगों के पास पैसा है और जब लोगों के पास शहरों में पैसा है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना सही प्राइवेट में भी इलाज करवा सकते हैं, तो वहां ज्यादा समस्या नहीं है। जहां अधिक समस्या होती है गांवों में, टाउन्स में, रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, तो वहां के लिए ये काम करेगा बहुत अच्छे तरीके से। अब 1.5 लाख के लिए सरकार ने बात की तो है, लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो सरकार बहुत तेजी से प्राइवेटाइजेशन कर रही है उस सरकार में अब आयुष्मान भारत योजना की कितनी उपयोगिता रह गई है और क्या पोटेंशियल रह गया है, ये सोचने वाली बात है। और जिस आप कह सकते हैं गवर्नमेंट के काल में या जिस समय सरकार हमारे देश में लॉकडाउन में काम कर रही है उस समय कितने ही लोग बिना पानी के, बिना खाने के, बिना दवाई के और बिना हॉस्पिटल की सुविधा के मर गए। तो वहां पर ऐसी योजना कितना जरूरतमंद लोगों तक पहुंच पा रही है, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। इसके बारे में नीति निर्माताओं को भी बैठ के सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। अगर बात करें हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की व्यापकता, यानी इसका जो दूसरा पार्ट है, पहले पार्ट में तो हॉस्पिटल का निर्माण और दूसरे पार्ट में बीमा और बीमारियों के इलाज संबंधी जो बातें हैं वो कहलाती है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बारे में 2018 में मैं बता चुका हूं, रांची झारखंड से इस योजना की शुरुआत की गई थी 5 लाख रुपए की बीमा की। इसमें कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों सहित, यानी कैंसर और हार्ट डिजीज को भी इसमें शामिल किया गया है। और भारत को वैसे भी डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है। हार्ट की बीमारी भारत में सबसे ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ मोटापा बहुत अधिक है। और कैंसर और हार्ट डिजीज को मिलाकर लगभग 1300 बीमारियों को इस बीमा सुविधा में, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1300 बीमारी। अब 1300 बीमारी में आपका छोटी मोटी खांसी, फ्लू, कहीं लग गई, चीरा लग गया, टांका लगवाना है, सारी चीजें शामिल की गई है। खैर, देश भर में 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों, लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को इससे लाभ होगा। मैं बता ही चुका हूं कई बार, 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 18 लाख परिवार को इस योजना के दायरे में लाया गया है। अब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है तो उसकी वजह से वहां के लोग भी ज्यादा शामिल हो गए इसमें। खैर, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार आपको इस योजना में 5 लाख रुपए का बीमा मिल गया तो फिर कोई 4-5 साल तक बीमा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर साल 5 लाख रुपए का प्रति परिवार बीमा दिया जाएगा। अगर 5 लाख रुपए तक का आप इलाज करवाते हैं तो वो पूरी तरह से फ्री होगा सरकार की तरफ से, बशर्ते कि आप
उस क्राइटेरिया में आने चाहिए जिस क्राइटेरिया में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान कर रही है। 5 लाख रुपए की बीमा राशि में क्या क्या होगा, तो जांच होगी, दवा होगी और अस्पताल में भर्ती होने का सारा खर्चा भी इसमें शामिल होगा। 13,000 से ज्यादा अस्पतालों को इसमें शामिल किया गया है, यानी 1300 बीमारियां हैं और 13,000 अस्पतालों में इसका इलाज हो सकता है, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे हॉस्पिटल शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत बच्चियों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी मान लीजिए 5 लाख रुपए का बीमा इंश्योरेंस है और अगर किसी परिवार में बच्ची, महिला और वरिष्ठ नागरिक जाते हैं तो हॉस्पिटल उनका तेजी से इलाज करेगा और उनको प्रायोरिटी प्रदान की जाएगी। आवश्यकता के समय सभी सार्वजनिक और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त उपचार उपलब्ध होगा। यानी आवश्यकता पड़ेगी तो सार्वजनिक और सूचीबद्ध मतलब जिनको मेंशन किया गया है सरकार के द्वारा, या जिन हॉस्पिटलों ने अपना इंटरेस्ट बताया है प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटलों में इस प्रकार की चीजों में हस्तक्षेप करते हुए, कि जैसे मान लीजिए मैक्स है, अपोलो है, फोर्टिस है, उसमें से किसी ने बोल दिया कि हाँ, हम जो आपकी योजना आई है आयुष्मान भारत योजना, उसके अंतर्गत गरीबों का इलाज करने के लिए तैयार है, तो भारत सरकार उनसे इलाज करने के लिए उनको भी सूची में शामिल कर लेगी और फिर बाद में व्यक्ति वहां जाके भी अपना इलाज करवा सकता है। वो देखना पड़ेगा कि भारत सरकार ने जो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल की सूची दी है उसमें वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल आता है कि नहीं आता है, आता है तो कौन से एरिया का आता है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, यह योजना 1350 चिकित्सा पैकेज को कवर करती है। मैंने बताया था 1350 चिकित्सा पैकेज मतलब बीमारियां, जिसमें सर्जरी यानी ऑपरेशन भी शामिल है, चिकित्सा मेडिकेशन भी शामिल है, दवाइयां भी शामिल है और निदान के लिए जितने भी आप कह सकते हैं टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी शामिल है। पुरानी और नई कोई भी बीमारी हो, इनको सब इसमें सबको शामिल किया गया है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बीमारी मेरी 10 साल से है, ये बीमारी मेरी 2 दिन से है, भाई कुछ पता नहीं चलता ना, शरीर है, कभी कुछ भी हो सकता है। तो सरकार को ये काम करने के लिए वास्तव में बधाई की पात्र हैं कि आपकी पुरानी बीमारी है या 4 दिन पहले शुरू हुई है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पर्टिकुलर 1300 बीमारी में से किसी एक बीमारी से ग्रसित हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, तो आपको इलाज मिलेगा, ये भारत सरकार का कहना है। यह योजना पूरी तरह से पेपरलेस होगी और कैशलेस होगी, यानी आपको पूरी तरह से डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करना है और आपका जो पैसा है, जो पेमेंट है, वो बैंक को सीधे सरकार के द्वारा ट्रांसफर हो जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा। पेपरलेस है और कैशलेस है। आपका इलाज सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल अच्छे से करने के लिए लायबल है। ऐसा नहीं कि आपके पास सरकार 5 लाख रुपए दे देगी, फिर आप क्या करेंगे कि उसमें से 2 लाख रुपए का इलाज करवाएंगे, 3 लाख रुपए अपनी जेब में डाल देंगे और उसके बाद चिल्लाएंगे सरकार के ऊपर, निजीकरण क्यों हो रहा है, निजीकरण क्यों हो रहा है, फिर गाली गलौज करेंगे। ऐसे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, उपचार के लिए अस्पताल और लाभार्थियों से अतिरिक्त पैसा वसूल नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी हॉस्पिटल ये नहीं कहेगा कि भाई 2 रुपए दे दीजिए, 2 लाख रुपए दे दीजिए, 2000 रुपए दे दीजिए। अगर एक बार आप भर्ती हो गए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका होता रहेगा। जितना भी आपका खर्चा है वो सरकार जाने और हॉस्पिटल जाने, ठीक है। नेक्स्ट, भारत भर में कहीं भी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जैसे राजस्थान का व्यक्ति बिहार में, बिहार का व्यक्ति झारखंड में, झारखंड का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में और कश्मीर का व्यक्ति केरल में इस सुविधा का लाभ उठा सकता है अगर उसका आयुष्मान भारत योजना में नाम आया हुआ है और वो उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, ठीक है। अब इसके लिए शिकायत दर्ज करनी है किसी हॉस्पिटल के खिलाफ, किसी डॉक्टर के खिलाफ कि वो काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे 24/7 आवर्स कंप्लेन कर सकते हैं। 14,555, ठीक है। अब कौन लाभार्थी होंगे जिसको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा? तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस जो भारत सरकार के द्वारा करवाया गया था उसके अंतर्गत निम्न लोगों को लाभ मिलेगा। पहला, ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे परिवार शामिल होंगे जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत के साथ एक कमरा है। यानी अगर गांव में कोई व्यक्ति, कोई परिवार रहता है और उसका कच्चा दीवार है चारों तरफ से और उसके ऊपर एक कच्ची छत है घर में, तो इसका मतलब वो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ उठाएगा। दूसरा, ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं है,
यानी ऐसे परिवार जिसमें कोई यंग व्यक्ति नहीं है जो उस परिवार का ख्याल रख सके या फिर पैसा ला के दे सके, तो 16 to 59 ईयर के बीच में अगर कोई यंग पर्सन नहीं है घर में तो उसको भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे परिवार जिनमें मुखिया महिला है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। यानी अगर मान लीजिए परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच में कोई भी नहीं है तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर 16 से 59 वर्ष के बीच में कोई नहीं है और मुखिया महिला के तौर पर है या महिला मुखिया के तौर पर है तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य दिव्यांग है, दिव्यांग मतलब हैंडीकैप, मान लीजिए हाथ नहीं है, पैर नहीं है, विकलांग व्यक्ति है, तो उसको भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होने पर भी इसका लाभ मिलेगा। यानी ऐसा परिवार जिसमें कोई सदस्य विकलांग है, अपाहिज है, जिसे भारत सरकार के द्वारा नया शब्द दिया गया है, काफी सुंदर है, दिव्यांग, तो उन लोगों को या उन परिवारों को भी इसका फायदा पहुंचेगा, बशर्ते कि उसमें कोई वयस्क सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी घर में कोई कमाने वाला नहीं है ढंग से और उसके घर में कोई हैंडीकैप है तो उसको इसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, SC ST अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब्स, आकस्मिक मजदूरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार इसमें शामिल होंगे। यानी SC ST को तुरंत शामिल कर दिया जाता है हर योजना में, लगभग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो लोग डेली रूटीन पे मजदूरी करते हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करते BPL परिवार है उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे परिवार स्वतः शामिल किए जाएंगे। स्वतः शामिल मतलब आप उस श्रेणी में आते हैं तो सरकार खुद आपको अपने आप शामिल कर देगी, आपको सरकार को बताने की जरूरत नहीं है। कौन कौन? तो निराश्रित यानी अनाथ जिनके आसपास कोई नहीं है, भीख मांगने वाले लोग, मेला ढोने वाले परिवार, आदिम जनजाति समूह, जैसे आदिम में कौन? जैसे नागा, गारो, खासी, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में जो जनजातियां हैं वो, राजस्थान में भील और मीणा जो हैं, उसके अलावा आप देखें तो अंडमान निकोबार में सेंटिलीज, ओंगे, जारवा जनजातियां हैं, ये सब ऑटोमेटिक इसमें शामिल हो जाएगी और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाएगी। कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर भी इसमें शामिल होते हैं। यानी जो बंधुआ मजदूर पहले बंधुआ मजदूरी करते थे अंग्रेजों के काल से लेकर अभी तक या अभी भी कहीं कर रहे हैं, गांव में, खेत में, खलिहान में, होटल में, और उन बंधुआ मजदूरों को सरकार ने छुड़ा दिया तो उनको भी इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए आयुष्मान भारत योजना, ABY का मतलब है आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना। अब इसमें यह देखना है कि खर्च होने वाली रकम कहां से आएगी, क्या केंद्र सरकार पैसा देगा सारा या राज्य सरकार भी देगी, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। तो ध्यान रखिए इसमें आने वाली लागत जो है वो राज्य और केंद्र सरकार आपस में बांटेगी। ठीक है, राज्य की हिस्सेदारी इसमें जरूरी है तो केंद्र और राज्य दोनों खर्चा करेगी इसमें, यह आपको ध्यान रखना है। अब राज्य की स्वास्थ्य एजेंसी को केंद्र सरकार एस्क्रो अकाउंट से सीधे पैसे भेज रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? एस्क्रो अकाउंट मैंने जब पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था तो बताया था एस्क्रो अकाउंट का मतलब होता है थर्ड पार्टी अकाउंट। जैसे मैंने बताया था पिछली क्लास में, राम ने श्याम से किसी वस्तु और सेवा को खरीदने की मनसा जाहिर की। अब राम को जब श्याम से कोई चीज खरीदनी है, जैसे सोना हो गया मान लीजिए, तो राम ने श्याम को पैसा दे दिया। अब श्याम पैसा लेने के बाद हो सकता है राम को गोल्ड ना दे, क्या गारंटी कि वो गोल्ड दे देगा? कम देगा, गलत देगा, फेंक देगा, तो कैसे पता चलेगा? तो अब इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है आजकल और वो है थर्ड पार्टी। प्राचीन भारत में तो पहले से चलता था कि हम थर्ड पार्टी के पास कुछ चीजें रख देते थे, जब दोनों लोग व्यापार करने वाले आपस में संतुष्ट हो जाते थे उसके बाद थर्ड पार्टी से चीजें हैंडओवर होती थी। तो अब इसका एस्क्रो अकाउंट बनाया जाएगा और एस्क्रो अकाउंट में पहले पैसे जाएंगे, उसके बाद जब गोल्ड मिल जाएगा राम को तो ये एस्क्रो अकाउंट वाला पैसा फिर श्याम को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सिस्टम किया जाता है ताकि धोखाधड़ी ना हो और देरी ना हो पैसों के लेन देन में। अब आयुष्मान भारत योजना की अनुमानित लागत जो है वो 12,000 करोड़ रुपए है। अनुमानित लागत कितनी है? 12,000 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए अब लाभ क्या क्या मिलेंगे इसमें। तो लाभ के लिए अगर हम बात करें तो ये सारे उपचार निःशुल्क होंगे, ये सारे लाभ हैं।
जैसे चिकित्सक का परीक्षक डॉक्टर को बताना, उसका उपचार करवाना, परामर्श लेना, अस्पताल में भर्ती होना, दवाइयाँ, उसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाएं जैसे जांच करवाना, चिकित्सा आरोपण सेवाएं यानी कि कहने का मतलब सर्जरी वगैरह करवाना, अस्पताल में रहने का खर्चा, अस्पताल में खाने का खर्चा, उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली अगर कोई जटिलता है तो उसका खर्चा भी, और अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिन तक देखभाल भी की जाएगी। यानी इतनी सारी सुविधाएं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदान की गई है भारत सरकार के द्वारा। देश भर में कहीं भी आप इलाज करा सकते हैं। 10 करोड़ परिवारों को यानी 50 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। लगभग भारत सरकार के द्वारा इस योजना में आप कह सकते हैं 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरी योजना हमारे सामने आज है, वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये ध्यान रखना है 20 लाख करोड़ रुपए की योजना है। यानी भारत सरकार ने लॉकडाउन काल में एक आर्थिक पैकेज जारी किया गरीबों के कल्याण के लिए। उसको नाम दे दिया गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। स्टिमुलस पैकेज कहते हैं इसको, मंदी को दूर करने के लिए, और उसके साथ ही जो मजदूर हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं, जो पलायन कर रहे थे, यूपी बिहार की तरफ आ रहे थे, महाराष्ट्र और गुजरात से, और बीच में उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और उसी दौरान आप देखेंगे तो एक खलनायक नायक बन के सामने आया जिसका नाम है सोनू सूद। तो सोनू सूद ने काफ़ी अच्छा काम किया। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मंदी को दूर करने का भी काम करेगी लॉकडाउन पीरियड में, और उसके साथ साथ जो किसान हैं, मजदूर हैं और गरीब हैं, इनके लिए भी काम करेगी और आय की असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब इसमें भारत सरकार ने जो सबसे पहला राहत पैकेज 1.7 लाख करोड़ रुपए का दिया है, तो उसमें गरीबों के लिए ये कहा है कि 80 करोड़ गरीब परिवारों को अगले 3 महीने तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, यानी 80 करोड़ भारत के गरीब परिवार ऐसे हैं, गरीब लोग ऐसे हैं जिनको इसका फायदा मिलेगा। 80 करोड़ लोगों को 3 महीने तक भारत सरकार ने ये कहा है कि पहले जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत या पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत पूरे देश में 5.5 लाख राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को, बीपीएल परिवारों को जो अनाज मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके अलावा लॉकडाउन काल को देखते हुए, इनकम के अभाव को देखते हुए हम 5 किलो हर महीने एक्स्ट्रा अनाज भी देंगे। अगर आप चावल खाने वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे साउथ इंडिया से, उड़ीसा से, बंगाल से, तो आपको चावल मिलेगा। अगर आप गेहूं खाने वाले एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र से, गुजरात से, या फिर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से, तो वहां पे आपको फिर गेहूं प्रदान किया जाएगा। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने यह भी कहा है कि 1 किलो दाल भी प्रदान की जाएगी। अब दाल मूंग की हो सकती है, मोगर की हो सकती है, कोई भी दाल हो सकती है, इसका उन्होंने क्राइटेरिया नहीं बताया। जो दाल अवेलेबल हुई वो दाल भेज दी जाएगी गरीबों के लिए। महिलाओं के लिए क्या किया गया है, तो प्रधानमंत्री जनधन खाता जो खोला गया था, पिछली क्लास में मैं इसके बारे में हिंट्स दे चुका हूं, बता चुका हूं। तो अगले 3 महीने तक महिलाओं के खाते में 500 रुपए प्रति माह आएंगे। यानी जिन महिलाओं का खाता प्रधानमंत्री जन खाता धारक योजना के अंतर्गत खुला था, उनको प्रति महीने 3 महीने तक 500 रुपए भी सरकार देगी। उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को अगले 3 माह में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। यानी अभी भारत सरकार ने क्या कर रखा है कि भाई आप पैसा देते हो पहले सिलेंडर का, उसके बाद उसकी जो सब्सिडी होती है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत आती है। लेकिन अब भारत सरकार ने ये बोला है कि 3 सिलेंडर हम गरीबों को मुफ्त में देंगे, जो उज्ज्वला योजना लाभार्थी हैं उन लोगों को, जिनके पास उज्ज्वला योजना लाभार्थियों का सिलेंडर है, उनको 3 माह तक 3 गैस सिलेंडर हम मुफ्त में प्रदान करेंगे। तो इससे भी 1500 रुपए के आसपास की बचत हो जाएगी, 1600 रुपए के आसपास की बचत हो जाएगी। अन्नदाताओं के लिए, यानी ये बात हो रही है किसानों के लिए, तो किसान के लिए क्या किया गया है, तो किसानों को अप्रैल माह में 2000 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। एक्चुअल में 6000 रुपए दिए जाएंगे और 3 किस्तें बनाई गई है, हर महीने 2-2 हजार रुपए दिए जाएंगे अन्नदाताओं या किसानों के लिए। अब जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप है, ऐसे ग्रुप्स बनाए गए हैं आजकल मॉडर्न सोसाइटी में कि वो लोग आपस में जुड़ते हैं और गरीबों के लिए काम करते हैं, उनकी हेल्थ के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, स्वच्छता के लिए, पर्यावरण के लिए। तो ये जो स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट है, उसमें भारत सरकार ने ये कहा है कि संपत्ति गिरवी रखे ऋण लेने की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है।
यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप आपस में मिलकर कोई बिजनेस करना चाहता है और कोई संपत्ति गिरवी रखना चाहता है तो पहले वो संपत्ति गिरवी रख के 10 लाख रुपए ले सकता था। अब भारत सरकार कह रही है कि 20 लाख रुपए ले सकते हो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप अगर आप रजिस्टर्ड हो तो। नेक्स्ट, हेल्थ वर्कर के लिए, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना काल में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा परेशान तो मजदूर हुआ ही है, किसान अभी हो ही रहा है, गरीब हुआ है, लेकिन हेल्थ वर्कर लॉकडाउन काल में हम जब घर में बैठे थे तो जाके कोरोना से जूझ रहे मरीजों की मदद कर रहे थे। तो भारत सरकार ने 22 लाख हेल्थ वर्कर हैं हिंदुस्तान में, उनको 50 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया है। यानी अगर हेल्थ वर्कर कोई डेथ कर जाता है तो उसको 50 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे वो कंपाउंडर है वो चाहे वो डॉक्टर है। ऐसा भारत सरकार ने कहा है, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। 50 लाख रुपए कम नहीं होते और बहुत अच्छी बात है कि इतना सपोर्ट भारत सरकार ने डॉक्टर या हेल्थ वर्कर का किया है। नेक्स्ट, कम वेतन और संगठित मजदूरों के लिए, असंगठित होगा ये, ठीक है। 100 से कम कर्मचारी संगठनों में काम करने वाले 15,000 से कम मासिक वेतन कर्मचारियों को 24% पीएफ का वहन, प्रोविडेंट फंड जो होता है उसका वहन सरकार करेगी। नौकरी पेशा लोग कोरोना आपदा दौरान ईपीएफ फंड से 75% राशि या 3 माह का वेतन जो भी कम हो निकाल सकेंगे, ये भी एक सुविधा दी गई है। और 1 अप्रैल से मनरेगा के वेतन में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मनरेगा 100 दिन के रोजगार की काम की गारंटी है, जॉब कार्ड बनाया जाता है, आपको पता होगा। आंध्र प्रदेश के बेदमपल्ली जिले से इसको शुरू किया गया था 2006 में नरेगा नाम से, नेशनल गारंटी एम्प्लॉयमेंट रोजगार एक्ट नाम से। जैंद्रेज नाम के एक अर्थशास्त्री हैं फ्रांस के, उनके द्वारा इस योजना को कार्य रूप दिया गया था, जो अपने डिमांड साइड के अर्थशास्त्री ब्रिटिश इंडिया के थे, आपको पता होगा, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, जॉन मेनॉर्ड कीन्स। तो जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने 1936 में एक बुक लिखी, उसका नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और उस बुक में उन्होंने कहा कि जब मंदी आती है तो डिमांड पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और वो भी इफेक्टिव डिमांड होनी चाहिए, डिजायरेबल डिमांड नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए सरकारों को हेलीकॉप्टर मनी करनी चाहिए या सप्लाई मनी की बढ़ानी चाहिए मार्केट में, जिसे उन्होंने पंप प्राइमिंग का नाम दिया। तो मंदी को दूर करने के लिए हम तरीके पढ़ेंगे अगली क्लास में, और उसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मंदी किसे कहते हैं और मंदी के कारण क्या है, ट्रेड साइकिल किसे कहते हैं और मंदी को कैसे दूर किया जा सकता है, क्यों भारत में इतनी तेजी से इस बार मंदी आई है, और ये मंदी किस प्रकार से दूसरी मंदियों की तुलना में अलग है, इसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग और विधवाओं के लिए। विधवाओं, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को अकेले 3 महीने के लिए 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे अगले 3 महीने के लिए। यानी जो भी विधवा है, जो भी हैंडीकैप है और वो भी जो भी सीनियर सिटीजन है, उनको 1,000 रुपये 3 महीने तक प्रदान किए जाएंगे। 1,000 रुपीज 3 मंथ तक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में यहाँ भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो बातें मैंने बताई उसके अलावा जो भी बातें यहाँ हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, मैं अब पढ़ के क्या सुनाऊं, कुछ आंकड़े हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, वित्त मंत्रालय का है, आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप भरोसा कर सकते हैं। पीआईबी में पब्लिश हुआ था, यानी कि भारत सरकार का जो पीआईबी है आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अगर हम किसानों को लाभ की बात करें तो भारत सरकार ने ये घोषणा की है कि 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर में 2,000 रुपए की पहली किस्त गरीबों के खाते में डाली जाएगी पीएम किसान योजना के अंतर्गत। यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत ही इस योजना को नाम दे दिया गया पीएम किसान योजना, और ये 3 महीने तक किया जाएगा। यानी 2,000 रुपये अप्रैल में, 2,000 रुपये उसके बाद वाले महीने में, 2,000 रुपये उसके बाद वाले महीने में, 3 महीने तक टोटल 6,000 रुपये डाले जाएंगे। और इसके तहत 7 करोड़ किसानों को कवर किया जाएगा, उनको फायदा होगा। अब गरीब महिलाओं को क्या लाभ होगा, तो अगर हम किसानों के बाद महिलाओं की बात करें तो 40 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत महिला खाता धारकों को आगामी 3 महीनों के दौरान प्रति माह 500 रुपए की दर से दिए जाएंगे। यानी अगर कोई ऐसा खाता है जो महिला के नाम पर है तो उस महिला के खाते में, वो खाता जनधन खाता होना चाहिए, भारत सरकार 500 रुपये हर महीने भेजेगी 3 महीने तक, तो 1,500 रुपये का यहाँ फायदा हो गया। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर की।
तो इसके अंतर्गत भारत सरकार ने कहा है कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं के पास गैस सिलेंडर पहुंचा है उन्हें 3 महीनों में हम 3 मुफ्त सिलेंडर देंगे और 8 करोड़ गरीब परिवारों को इससे फायदा होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या किया गया है? तो वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार का कहना है कि अगले 3 महीने तक हम 1-1 हजार रुपये प्रदान करेंगे। तो आप कह सकते हैं, अगर मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए, कोई वरिष्ठ महिला है, वो बीपीएल है और उसके पास जनधन खाता भी है, तो जनधन खाता के अंतर्गत उसको कितने रुपए मिलेंगे? 1 महीने में 500 रुपए। उसके अलावा अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा 1000 रुपए उसको वरिष्ठ नागरिक होने की वजह से मिल रहे हैं यहाँ पे, और बीपीएल होने की वजह से उसको एक 600 रुपए का सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है अगले 3 महीने तक। तो 1000 रुपए, 600 रुपए हो गए 1600 रुपए, और ये 500 रुपए यानी 2100 रुपए। अच्छा आंकड़ा आया 2100 रुपए का, तो सीधे सीधे फायदा एक व्यक्ति को यहीं से हो रहा है। फिर राशन की दुकान से जो 5 किलो अनाज मिलेगा 3 महीने तक एक्स्ट्रा, 1 किलो दाल मिलेगी एक्स्ट्रा, वो भी आप इसमें जोड़ लीजिए। ठीक है, चलिए, मनरेगा के लिए क्या किया गया? तो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत भारत सरकार ने यह कहा है कि 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा मजदूरी में 20 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। और इस 20 रुपए की बढ़ोतरी की अगर बात की जाए तो प्रति वर्ष प्रत्येक श्रमिक को 2000 रुपए का अतिरिक्त लाभ होगा। ठीक है, और इससे 62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। ये सरकार के आंकड़े देने की तरीका है, एक तौर तरीका है। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप के लिए मैंने बता दिया था कि 10 लाख रुपए पहले वो अपनी कोई संपत्ति गिरवी रख के लोन ले सकते थे, अब वो 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं कोलेटरल फ्री, यानी जमानत नहीं रखनी पड़ेगी, उसके लिए कोई जमानत नहीं जमा करवानी पड़ेगी। अब स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मैं बोल चुका हूं 50 लाख रुपए का बीमा कवरेज इन लोगों को दिया गया है, 50 लाख। अब इसमें कौन आएगा? तो सफाई कर्मचारी, हॉस्पिटल में काम करने वाले, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, सहायक स्वास्थ्य कर्मी, टेक्नीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी हॉस्पिटल में जिन जिन लोगों को आप देखते हो, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, उन सबको शामिल कर दिया गया है। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो तो 50 लाख रुपए का बीमा आपका है ही फिक्स, 50 लाख रुपए का फायदा आपको। ठीक है, दुर्घटना हो जाती है तो उसे 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यहाँ दुर्घटना का सीधा सा मतलब होता है डेथ, कोरोना में डेथ वाला मामला। ठीक है, और इससे 22 लाख स्वास्थ्य कर्मी भारत के जो है उनको फायदा होगा, ऐसा सरकार का कहना है, जो महामारी से लड़ रहे हैं लॉकडाउन काल में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सारे जो हैं उसमें आपको ये देखना है कि किस किस सेगमेंट के लिए, हेल्थ वर्कर के लिए क्या किया गया है इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा, किसान के लिए क्या किया गया, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा निहित सुनिश्चित करनी है। और आपको पता ही होगा भारत में फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया था, कल भी मैं शायद इसके बारे में बता चुका हूं, 2013 में। और ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट था 2013, उसके अंतर्गत भारत सरकार ने देश के गरीबों को 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने की बात कही थी। अंत्योदय योजना को इसी के अंतर्गत मिला लिया गया था। तो अब इसी के अंतर्गत भारत सरकार का कहना है कि 80 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचे, ऐसा काम हम कर रहे हैं। और अगले 3 महीने तक जो 5 किलो अनाज पहले मिलता था उसमें 5 किलो अनाज और जोड़ा जाएगा, प्लस 1 किलोग्राम दाल जोड़ी जाएगी, और वो राशन की दुकानों से लोगों को दी जाएगी। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, आराम से बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, अभी हमने क्या देखा, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से पहले? तो आप देख सकते हैं आयुष्मान भारत योजना। तो हमारे सामने आज हम जो पढ़ने वाले थे वो है आयुष्मान भारत योजना, पढ़ लिया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे आत्मनिर्भर भारत अभियान, यानी अब हमें पढ़ना है आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में, जो बड़ा फेमस रहा है और कोरोना काल में भारत सरकार के द्वारा देश को मंदी से बचाने के लिए इस तरह का एक 5 पिलरों पर आधारित अर्थव्यवस्था खड़ा करने का या खड़ी करने की कोशिश की गई है, जिससे भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाला भारत ये कभी नहीं चाहेगा कि दूसरे देशों से उसका संबंध पूरी तरह से कट जाए।
हम एक्चुअल में आज़ादी के बाद से इस तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं, विदेश व्यापार की एक प्रणाली डेवलप करना चाहते हैं जिससे आयात प्रतिस्थापन हो और निर्यात संवर्धन हो। यानी हम बेचना ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं और जिन चीज़ों को बाहर से खरीद रहे हैं और जिसकी वजह से हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और हमारी ज़्यादातर फॉरेन करेंसी उसी में खर्च हो जाती है खरीदने में और व्यापार घाटा दिखाई देता है, उन चीज़ों को हम घर में पैदा करें, उसी और भारत वापिस जा रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत योजना में 5 पिलर है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारे देश की इकोनॉमी को और उसके साथ ही हमारे देश की सरकार और हमारे देश के नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और 5 पिलर कौन कौन से इसमें ये याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। इसके बारे में अभी डिटेल में हम समझ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ किन किन लोगों को पहुंचेगा? पहला किसान, फिर गरीब नागरिक, फिर काश्तकार, ये किसान को ही काश्तकार कहते हैं खैर, प्रवासी मजदूर, लघु उद्योग वाले, कुटीर उद्योग वाले, मध्यम वर्गीय उद्योग, मछुआरे, पशुपालक, संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति। यानी कहने का मतलब इन सब लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ रही है ताकि उनकी इनकम फ्लक्चुएट ना करे, बीपीएल से उनको बाहर निकाला जा सके और उसके साथ ही हमारी निर्भरता विदेशों से कम हो सके और हम और हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। अब आत्मनिर्भर भारत के जो 5 स्तंभ हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला जो स्तंभ है आत्मनिर्भर भारत का, अगर उसकी बात करें तो वो खुद इकोनॉमी है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तीसरा टेक्नोलॉजी है और चौथा वाइब्रेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड है और 5वां मांग है। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 5 तरह के पिलर की बात भारत सरकार कर रही है और वो 5 तरह के पिलर कौन कौन से हैं अगर उसकी हम बात करें तो पहला इकोनॉमी, दूसरा अवसंरचना, तीसरा प्रौद्योगिकी, चौथा जनसंख्या और 5वां मांग। अब ये क्या है तो इसको समझिए। भारत सरकार चाहती है कि इकोनॉमी में एक बड़ा उछाल लाया जाए और इस बड़े उछाल के द्वारा हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जंप मार सकें, ऐसा 2030 तक भारत सरकार चाहती है। अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो भारत सरकार आधुनिक भारत की पहचान बनाने के लिए बांध बनाना चाहती है, बड़े बड़े हाईवे बनाना चाहती है, बुलेट ट्रेन लाना चाहती है, ये सारे काम करना चाहती है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था डेवलप करना चाहती है, इसके लिए डिजिटल इंडिया करना चाहती है, केसलेस इकोनॉमी बनाना चाहती है। और आपने देखा होगा इस बार जब 2020 में 34 सालों के बाद भारत सरकार के द्वारा एक नई एजुकेशन पॉलिसी पेश की गई तो उसमें कई अच्छी चीजें थी और उसमें एक बात ये भी थी कि कोडिंग और डिकोडिंग बच्चों को सिखाया जाएगा, 5वीं क्लास से शुरू हो जाएगा। यानी कैसे घड़ी बनती है लैपटॉप में, मोबाइल में कैसे दिखाई देती है वो घड़ी, उसके अलावा ऐप कैसे डेवलप किया जाता है, ये सब चीज़ें बच्चों को बहुत कम उम्र में सिखाने लग गए हैं। हम तो ऐसे में पढ़े हैं तब 11th क्लास में हम पहली बार एक बार कंप्यूटर देखते थे और एक बार कंप्यूटर देखने के बाद महीने भर बारी आती थी कंप्यूटर देखने की, ऐसा जमाना हुआ करता था इस देश में। खैर, नेक्स्ट है चौथा गतिशील जनसांख्यिकी। ये भारत के ऊर्जा का स्रोत है डेमोग्राफी। भारत में यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है जिनकी उम्र 15 से लेकर लगभग 40 साल के बीच है। अब 15 से 35-40 साल के बीच के लोग जब अधिक होंगे तो ये लोग अर्थव्यवस्था में मांग भी ज़्यादा पैदा करते हैं, एनर्जी भी ज़्यादा होती है, वर्क भी ज़्यादा कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल वाला ग्रुप होता है जिसको आप कहीं भी रख के कुछ भी काम करवा सकते हैं। बस इसमें स्किल होनी चाहिए और ये ह्यूमन ना बने, ह्यूमन रिसोर्स बने, इसके लिए भारत सरकार को काम करना पड़ेगा। और भारत सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाले जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको किस तरह से स्किल डेवलपमेंट करवा के उद्योग और अर्थव्यवस्था के लिए कामकार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है डिमांड। अब भारत में मांग तो बहुत ज़्यादा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इस डिमांड को पूरा करने के लिए भारत सरकार किस प्रकार से सप्लाई चेन को व्यवस्थित करेगी, ये सोचने वाली बात है। तो डिमांड और सप्लाई को मैच करवाना पड़ेगा। तो ये भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। अब इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो सरकार ने पैसे खर्च किए हैं उससे क्या क्या फायदे होंगे अर्थव्यवस्था को? तो मेक इन इंडिया, निवेश होगा, नए व्यवसाय प्रेरित होंगे, बेहतर कृषि प्रणाली और वित्तीय सुविधाएं सुधरेगी,
इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप होगा। रेशनल यानी सरल और स्पष्ट तार्किक कानून बनाए जाएंगे टैक्स से रिलेटेड खास करके। अब इसमें भारत सरकार ने जब आत्मनिर्भर भारत योजना को लॉन्च किया तो भारत सरकार ने एमएसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जितनी भी है उनकी परिभाषा बदल दी है। अब ये परिभाषा क्या हो गई है, इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको बहुत अच्छे से आपको करना है। अब ये क्या है तो ध्यान से समझिए कि परिभाषा के नवीन मापदंड क्या है, क्या चेंज की गई है एमएसएमई की परिभाषा। तो निवेश करने की सीमा को सुधारा गया है, पहला तो यही है। दूसरा, कंपनी के टर्नओवर के मापदंड को नए रूप में जोड़ा गया है, दूसरा। और तीसरा, निर्माण और सेवा क्षेत्र के बीच को अंतर समाप्त करके दोनों को एक ही बना दिया गया है। पहले मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और उससे बड़े उद्योग, तो उनमें सेवा क्षेत्र अलग था और विनिर्माण क्षेत्र अलग था, अब दोनों को मिक्स कर दिया गया। नेक्स्ट अगर बात करें चौथा, तो हालांकि नवीन परिभाषा के लिए आवश्यक कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये नई परिभाषा है जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। अब पहले क्या हुआ करता था, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, ये माइक्रो है, ये स्मॉल है, ये मीडियम है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए था, स्मॉल के लिए 5 करोड़ रुपए था, मीडियम के लिए 10 करोड़ रुपए था। वहीं सर्विस सेक्टर के लिए 10 लाख रुपए, माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए 2 करोड़ और मीडियम के लिए 5 करोड़ था। यानी अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सर्विस एंटरप्राइजेज, इन दोनों के इन्वेस्टमेंट पैकेज को लेकर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम में गैप दिखाई देता है। लेकिन अब जब रिवाइज कर दिया गया है तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा। चाहे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी मशीन का, किसी कंप्यूटर का, किसी लैपटॉप का, किसी साइकिल का, या फिर आप कोई सेवा दे रहे हैं, इन दोनों को एक ही में रखा गया है। और अब एनुअल टर्नओवर के हिसाब से देखें तो माइक्रो इंडस्ट्री, चाहे वो मैन्युफैक्चर वाली हो चाहे सर्विस सेक्टर वाली हो, उसमें रिवाइज करके कर दिया गया है कि 1 करोड़ रुपए का मिनिमम टर्नओवर होना चाहिए। अगर बात करें टोटल कैपिटल की तो 5 करोड़ रुपए। अब अगर हम बात करें कि इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए तो 10 करोड़ रुपए यहां मेंशन किया गया है। और अगर यहां बात करें मीडियम में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए तो 20 करोड़ रुपए टर्नओवर मेंशन किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि टर्नओवर का जो प्रक्रिया है और टर्नओवर की जो बातें हैं वो यहां मेंशन की गई हैं कि कितना टर्नओवर माइक्रो का, स्मॉल का, मीडियम का एक फाइनेंशियल ईयर में एनुअल हो सकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता है और एनुअल टर्नओवर के बारे में बताता है। तो 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए माइक्रो का और 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लिमिट है। स्मॉल में 10 करोड़ रुपए का टर्नओवर है और 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लिमिट है। और अगर मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो 20 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लिमिट रखा गया है। ये आपको ध्यान रखना। सॉरी, एक उल्टा बोल दिया मैंने, एक्सट्रीमली सॉरी। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और टर्नओवर 5 करोड़ का है माइक्रो में। स्मॉल में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का है और टर्नओवर 50 करोड़ का है। मीडियम में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ का रखा गया है और टर्नओवर 100 करोड़ का रखा गया है। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं एक लाइन खींच गोला बना देता हूं यहाँ पे। ये टर्नओवर का सीन लिमिट है और ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं, ऊपर वाला, वो आप कह सकते हैं एक सेकंड, हाँ, ये जो ऊपर वाला है वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पूरा याद कर लेना। इससे प्रश्न पूछे जाने के बहुत अधिक चांसेस है। रिवाइज वाला याद कर लेना, पुराना वाला याद न रहे, हल्का हल्का याद रहे तो भी चल जाएगा। रिवाइज वाला याद कर लेना, दोनों का कंपेयर करके भी पूछ सकता है और नया वाला ही पूछेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब आत्मनिर्भर भारत योजना की बात करें तो मैंने पहले ही कहा कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है और इसलिए हम दुनिया से पूरी तरह से कटेंगे नहीं, दुनिया का बहिष्कार नहीं करेंगे। ऐसे नहीं कि एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो हमने दुनिया को अपनाया था, अब हम दुनिया से दूर जाएंगे और कुएं के मेंढक बन जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम बस
ऐसा करेंगे कि बाहर से हमारा जो सामान आता है उसमें व्यापार घाटा कम हो जाए, घर में मांग पैदा हो, घर में रोजगार पैदा हो और बाहर ज़्यादा निर्भर न रहना पड़े। ये सब बातें हम करने वाले हैं। अब इसमें प्रथम चरण में हम किन उद्योगों पर ध्यान देंगे? तो चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा। और सेकंड फेज जब आएगा तो रत्न आभूषण, फार्मा, स्टील आदि को प्रोत्साहित किया जाएगा कि घर में ही पैदा हो, बाहर से ज्यादा न लाना पड़े। अब आयात में कटौती के 10 क्षेत्र भारत सरकार के द्वारा पहचान किए गए हैं। यानी इन 10 क्षेत्रों में भारत सरकार कटौती करनी चाहती है कि इन 10 क्षेत्रों का इंपोर्ट भारत में कम हो, ऐसा सरकार चाहती है। अब ये 10 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो फर्नीचर, फुटवेयर यानी जूते, एयर कंडीशनर यानी एसी, पूंजीगत सामान यानी मशीनें इत्यादि, और मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ वगैरह, और टेक्सटाइल यानी कपड़े इत्यादि इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें इंपोर्ट को कम करना चाहेगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब भारत सरकार इन क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय लोगों को या विदेशी लोग जो भारत में इसमें काम करते हैं और भारत में जो इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको प्रमोट करेगी, उन्हें फायदे देगी। और अगर वर्तमान में कोई व्यक्ति इनमें इन्वेस्ट करता है तो फ्यूचर में उसको अच्छा लाभ हो सकता है, क्योंकि अभी सरकार उसको बूस्टअप करने में मदद करेगी। अब प्रमुख बिंदु क्या है ये देख लेते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान का। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी हम इसे कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में मनरेगा, और इस मनरेगा के कुल बजट व्यय में मंदी को दूर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 65% की वृद्धि की गई है। अब इसमें यह भी कहा गया है सरकार के द्वारा कि राज्य जो अपने सकल घरेलू उत्पाद के लिए या उसके उत्पाद के हिसाब से 3% का लोन ले सकते थे, अब वो 5% का लोन ले पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं है। तो उसने बोला है कि जीएसटी ज्यादा कलेक्ट नहीं हुआ है तो राज्य सरकारों तुम ऐसा करो अपने हिसाब से लोन ले लो। तो अपने हिसाब से राज्य सरकारें लोन तो ले सकती है, लेकिन उन्हें जीएसटी का भी पैसा चाहिए। तो भारत सरकार ने कहा है कि जीएसटी पैसा का बाद में देखेंगे जो होगा, लेकिन अभी तुम 3% की जगह अपने टोटल स्टेट जीडीपी का 5% लोन ले सकते हो। पहले 3% स्टेट जीडीपी का ले सकते थे, अब स्टेट जीडीपी का 5% लोन लिया जा सकता है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, राजस्थान हो, एमपी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्या सुधार किया गया है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बंद हो गई शहरी अर्थव्यवस्था की तरह, लेकिन आप देखेंगे कि शहर पूरी तरह से बंद हो गए, गांव में फिर भी थोड़ी बहुत हलचल थी और गांव जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे थे। लेकिन शहरों से निकलकर लोग जब गांव में गए तो गांव में मांग में बढ़ोतरी हुई, गांव में भाईचारा बढ़ा, गांव की समस्याओं की ओर लोगों का ध्यान गया और लोग अपनी जड़ों की ओर लौटने लगे। एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। और अब मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि जो लोग यूपी, बिहार के, राजस्थान के, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से अपने गांवों की ओर लौटे हैं, उसमें से डेफिनेटली 5% कम से कम लोग ऐसे होंगे जो वापस शहर जाना पसंद नहीं करेंगे और गाँवों में देखेंगे कि कहाँ कैसे मैनेज किया जा सकता है चीज़ों को और कैसे कमाई करके खाया जा सकता है। तो ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और संयुक्त परिवार प्रथाएं वापस सांस लेने लगेगी, जिससे सभ्यता और संस्कृति को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाएगी। ठीक है, चलिए, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है, देखो मैंने कहा है अभी अभी कि मई 2020 में मनरेगा के तहत, क्योंकि शहर से गए हुए लोग गांव में मनरेगा में काम कर रहे हैं, तो 40 से 50% श्रमिक बढ़ गए हैं मनरेगा में। ठीक है, और केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत औसत दैनिक मजदूरी को भी बढ़ा दिया था, अभी 182 से 20 रुपए बढ़ाकर 202 रुपए अब कर दिया है। 100 दिन का काम तो आपको मिल ही जाएगा। तो गाँव में मनरेगा की वजह से जो छुपी हुई बेरोजगारी थी, जो मौसमी बेरोजगारी थी, उसको रोक लगाने में मदद मिली है। अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत लॉकडाउन में, तो यह आपको देखना है। तो पीएम प्रधानमंत्री ई विद्या योजना की शुरुआत की गई है। ऑनलाइन बच्चों को 1 से लेकर 12वीं तक अलग अलग टीवी चैनल शुरुआत किए जाएंगे और उनके माध्यम से शैक्षिक सामग्री ऑनलाइन दी जाएगी, पीडीएफ फॉर्म में और वीडियो फॉर्म में। ठीक है, और कम से कम 100 शीर्ष विद्यालय देश के ऐसे होंगे जिसमें ऑनलाइन पढ़ाई सरकार अब शुरू करवाएगी कोरोना काल और लॉकडाउन को देखते हुए। स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण की सुविधा दी गई है।
वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, स्ट्रीट वेंडर, खोमचे वाले, समोसे वाले, कचौरी वाले, सब्जी वाले, फल वाले, फूल वाले, उनके लिए भारत सरकार मुद्रा योजना लेके आई थी पहले, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मुद्रा बैंक के रूप में भी जानते हैं, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये जो एजेंसी है वो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और शिशु, किशोर और तरुण 3 तरह के लोन देती है। शिशु लोन मतलब 0 से 50,000 रुपए तक का लोन, किशोर लोन मतलब 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन, और तरुण लोन मतलब 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का लोन। आप देख सकते हैं शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। ये स्ट्रीट वेंडर के लिए अलग से 5,000 करोड़ रुपए के ऋण की सुविधा भारत सरकार के द्वारा दी गई है और स्ट्रीट वेंडर को इससे फायदा होगा, ठीक है। 10,000 रुपए का लोन वो लोग ले सकते हैं अलग से, ये मुद्रा बैंक से अलग है, इसको ध्यान रखना। हालांकि वो मुद्रा बैंक की सहायता से इस 10,000 रुपए के लोन को ले सकते हैं। 10,000 रुपए का लोन ठीक होता है, पानी पूरी की दुकान खोलनी है, समोसे बनाने की दुकान खोलनी है, छोटी सी ठेला लेना है, ठेला खरीदना है, तो ऐसे करके 10,000 सरकार दे देगी, 5,000 रुपये अपने से कहीं घुसाएगा और ऐसे करके अपना परिवार चलाने लायक, काम करने लायक वो हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जितने भी ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 90% भारत की जनसंख्या काम करती है और बाहर मांग कम हो गई, तो अब ठेला भी लगाता है तो बाहर कोई खाता नहीं है, वहाँ पे खाना पीना बंद कर दिया लोगों ने कोरोना के डर से। कब सरकार दे तो रही है उनको 10,000 रुपये लोन, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मांग इतनी नहीं है कि वो उस लोन की भी भरपाई कर पाएंगे या उससे वो अपने घर परिवार को चला पाएंगे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा मंदी को गुजरने के लिए। एक राशन एक कार्ड योजना का विस्तार किया गया है सरकार के द्वारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एक्चुअल में ये क्या है इसको समझ लीजिए, नाम से ही पता है कि जैसे भारत सरकार वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लेके आई, जीएसटी, उसी प्रकार से बिहार और यूपी से कोई व्यक्ति अगर मध्य प्रदेश जा रहा है, गुजरात जा रहा है, राजस्थान जा रहा है या फिर महाराष्ट्र जा रहा है, तो उसे अपना राशन कार्ड वहां पहले काम नहीं करता था। अब सरकार ने बोल दिया कि आपका राशन कार्ड मोबाइल नंबर की तरफ पोर्टेबल हो जाएगा और एक राशन कार्ड पूरे देश में काम करेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली। चर्चा में क्यों है, तो ये केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये नई योजना वन नेशन वन राशन कार्ड हाल ही में 30 जून 2020 को लागू की गई, जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रही, क्योंकि बहुत सारे जो मजदूर हैं, किसान हैं, श्रमिक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर अभी लॉकडाउन के चक्कर में आए गए और उनको राशन देना बहुत जरूरी था। तो वन नेशन वन राशन कार्ड हो जाएगा तो वो कहीं भी रहेंगे, कहीं भी उनको राशन मिल जाएगा, राशन की दुकानों के माध्यम से, फेयर प्राइस शॉप की मदद से। अब इन 5 बिंदुओं में हम वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली या योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पहला, नया राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, पुराना राशन कार्ड चल जाएगा और पुराने राशन कार्ड की मदद से आप देश में कहीं पर भी राशन खरीद सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास बीपीएल वाला राशन कार्ड होना चाहिए। अगर बात करें लाभार्थी का सत्यापन, तो वो पीओएस मशीन होगी, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल होगा, उसके आधार पर देख लिया जाएगा कि राशन कार्ड किस व्यक्ति का है और उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा ताकि उसमें धोखाधड़ी ना हो, ठीक है। 77% भारत की जो दुकानें हैं उसमें ये इस प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीनें लगा दी गई है और बाकी जो लोग हैं या बाकी जो राशन की दुकानें हैं उन तक भी ये सुविधा पहुंच जाएगी बहुत जल्दी। और लगभग 85% लोगों को वन नेशन वन राशन कार्ड से अभी तक जोड़ दिया गया है, भारत सरकार ये कह रही है। तीसरा, जो भाषा होगी वो एक तो स्थानीय भाषा रखी जाएगी राशन कार्ड में और एक दूसरी भाषा होगी वो या तो हिंदी होगी या इंग्लिश होगी ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। चौथा, राशन कार्ड में मानक अंक दिए जाएंगे, यानी 10 अंकों का राशन कार्ड होगा, जैसे हमें 10 अंकों का मोबाइल नंबर होता है, 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर होता है और वो 10 अंक में कुछ अंक उसके राज्य को बताएंगे, कुछ अंक उस व्यक्ति के पैन कार्ड से जुड़े हुए होंगे जो उसके पैन कार्ड को बताएंगे। तो एक प्रकार का यूनिक अंक बन जाएगा राशन कार्ड का। ये सरकार ने कर दिया जो बहुत ही अच्छा है। बहुत तेजी से सरकार इन चीजों में काम कर रही है और अब हमारे बारे में लगभग सारी सूचना सरकार के पास है। पांचवा, कोई भी भारतीय आवेदन कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता के साथ राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा और 18 साल से अधिक है उम्र तो वो वन नेशन वन राशन कार्ड के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकता है।
सबसे सस्ती दर पर यहाँ अनाज दिया जाएगा। 35 किलोग्राम अनाज देने की बात भारत सरकार बीपीएल को कर चुकी है। 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो मोटा अनाज, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज और 1 किलो दाल भी मिल रही है आजकल। तो ये 6 पॉइंट हैं इससे रिलेटेड, आप समझ गए होंगे। अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के क्या लाभ हैं जो गरीबों को मिलेंगे, मजदूरों को मिलेंगे, श्रमिकों को मिलेंगे। तो एक तो ये है कि जो घर आ रहे हैं लॉकडाउन में उनको अनाज मिल जाएगा, भूखमरी कम होगी, महंगाई कम होगी, महंगाई की मार नहीं पड़ेगी और भूख से होने वाली मृत्यु कम होने की वजह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद कर लेना, उसमें भी हमारा रैंक सुधरेगा। झुग्गी झोपड़ियों में संसाधनों की समस्या कम हो जाएगी। ये सारे फायदे इसमें दिखाई देंगे, सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। अब इसमें जो हम पढ़ रहे हैं आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रवासियों के लिए 2 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति भी भारत सरकार के द्वारा की गई है। 5 किलो वही आप कह सकते हैं जिसकी मैं बात कर रहा था, अनाज और 1 किलोग्राम चना दाल। इससे प्रवासियों को फायदा होगा, बीपीएल परिवारों को फायदा होगा, गरीबों को फायदा होगा। 3500 करोड़ रुपए सरकार इस पे खर्च करेगी, ऐसा सरकार का मानना है, राशन की दुकानों के माध्यम से। तो दोस्तों अभी तक जो हमने पढ़ा है वो आपके समझ में आ गया होगा और आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और उसके साथ ही एमएसएमई की जो परिभाषा हाल ही में बदली गई है, एमएसएमई की जो परिभाषा बदली गई है, एमएसएमई न्यू डेफिनेशन, वो समझ में आ गई होगी और यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको तैयार रहना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, टेक केयर और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका हो जाए।